स्टूडेंट्स, आज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक नया यूनिट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है अबाउट द नॉन एक्वस सॉल्वेंट। तो नॉन एक्वस सॉल्वेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिगार्डिंग द केमिस्ट्री ऑफ द सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे, यहाँ पे मैंने आपको एक सॉल्वेंट के बारे में कोटेशन लिखा हुआ है। A solvent may be considered as a substance which has a power to dissolve other substance। तो क्यों हम सॉल्वेंट्स पढ़े? क्या नॉन एक्वस सॉल्वेंट होते हैं? क्या एक्वस और नॉन एक्वस सॉल्वेंट में डिफरेंस होते हैं? नाउ अगर हमारे पास एक एक्वस सॉल्वेंट है तो क्या हमें जरूरत पड़े, what are the needs for an alternative solvents, as we have already a very good solvent called it as water। तो क्या हमें जरूरत पड़ा कि भाई वाटर को छोड़ के कुछ और नॉन एक्वस सॉल्वेंट के बारे में हम डिस्कस करें। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ दिस नॉन एक्वस सॉल्वेंट, हम हर एक चीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज की लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द इंट्रोडक्शन टू नॉन एक्वस सॉल्वेंट and the classification of the non-aqueous solvent. So, most of the reaction that chemists observe in laboratory take place in solution। कोई भी जब आप रिएक्शन करते हैं, वो रिएक्शन हम सॉल्यूशन फॉर्म में करते हैं। तो व्हाट डू मीन बाय सॉल्यूशन? अब जब सॉल्यूशन की बात करते हैं, सॉल्यूशन दो चीज का बना होते हैं, one is the solute and another one is the solvent। so इन दोनों में से जिस चीज के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, it is the solvent part। तो जब भी हम सॉल्यूशन की बात करते हैं, सॉल्यूशन दो चीज का बना होते हैं, एक को हम सॉल्वेंट कहते हैं और दूसरे को हम क्या कहते हैं? सॉल्यूट कहते हैं। अब क्यों भाई इस सॉल्वेंट को भी पढ़ना जरूरी है? क्या सॉल्वेंट का रोल रिएक्शन में होते हैं या नहीं होते हैं? इन सारे चीजों को हम डिटेल्स में देखेंगे। क्या जब हम किसी भी रिएक्शन में सॉल्वेंट को चेंज करते हैं तो क्या इसका कोई इफेक्ट रहते हैं आपकी रिएक्शन पे? वो सारे चीजें जब हम डिस्कस करेंगे तो हमें क्लियरली पता चल जाएगा कि भाई सॉल्वेंट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहते हैं किसी भी रिएक्शन में। अनफॉर्चुनेटली जितने भी हम जब रिएक्शंस करते हैं, हम अपना सारा जो हमारा स्ट्रेस है वो हम सॉल्यूट वाले पार्ट पे ही फोकस करते हैं। लेट्स से वी हैव अ सॉल्यूट ए एंड वी हैव अनदर सॉल्यूट बी। इन दोनों को कंबाइन करने पे लेट्स से हमें सी मिलते हैं या सी प्लस सम अदर प्रोडक्ट डी मिलते हैं। तो जब भी हम यूजुअली जब हम रिएक्शन करते हैं तो हम देखते हैं इन दोनों की रिएक्टिविटी को कि भाई ए पे क्या, वेदर ए इज एन एसिड और ए इज ए बेस और बी इज एन एसिड और बी इज ए बेस और बी इज अनदर थिंग और एनीथिंग। हम यूजुअली स्ट्रेस करते हैं इन दोनों पे कि भाई इन दोनों के मिलने से, और ये डिसाइड करेंगे इन दोनों क्यों मिलेंगे, ड्यू टू द डिफरेंस इन द रिएक्टिविटी ऑफ ए एंड बी। और हमें सी मिलेंगे, सी प्लस डी मिलेंगे, क्या मिलेंगे? अनफॉर्चुनेटली हम बहुत बार इस वाले पार्ट पे बहुत कम कंसंट्रेशन करते हैं कि वेदर द सॉल्वेंट जो कि हम रिएक्शन में यूज कर रहे हैं हैज एनी रोल इन डिसाइडिंग द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट सी और सी और डी। तो जब हम बात करते हैं रिएक्शन में, यूजुअली जब हम रिएक्शन करते हैं तो मोस्ट जो हम केमिस्ट रिएक्शन करते हैं वाटर के अंदर, और वाटर को हम क्या मानते हैं? बेस्ट सॉल्वेंट मानते हैं। हाउएवर ये जरूरी नहीं है कि वाटर ही हमारे पास क्या हो, बेस्ट सॉल्वेंट हो। वी हैव मेनी कंपाउंड्स। अब जब हम वाटर की बात करते हैं, वी नो वाटर इज ए पोलर सॉल्वेंट। जब आप पोलर सॉल्वेंट की बात करते हैं, केमिस्ट्री में हम एक चीज बोलते हैं कि भाई लाइक डिसॉल्व्स लाइक। तो ये कंसेप्ट जब हम यूज करते हैं तो हमें पता है कि भाई हमारा अगर सॉल्वेंट पोलर है तो हमारा सॉल्यूट भी क्या होंगे? पोलर होंगे, क्योंकि जब तक पोलर नहीं होंगे वो दोनों एक दूसरे में डिसॉल्व नहीं होंगे। हाउएवर हमारे पास बहुत सारे सॉल्यूट्स ऐसे होते हैं जो कि क्या होते हैं? नॉन पोलर होते हैं। नाउ
द प्रॉब्लम अराइजेस हियर विद द वाटर एज द सॉल्वेंट। अब हमारे पास अगर नॉन पोलर सॉल्यूड है तो वाटर में तो डिजोल्व होंगे नहीं, क्योंकि लाइक डिजोल्व लाइक, वाटर पोलर है, सॉल्यूड हमारा नॉन पोलर है, तब प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाते हैं। सो ऐसे नॉन पोलर सब्सटेंस को डिसॉल्व करने के लिए हम यूजुअली नॉन पोलर सॉल्वेंट्स लेते हैं, जैसे कि हेक्सेन हुआ, बेंजीन हुआ, कार्बन टेट्राक्लोराइड हुआ। एंड बिसाइड्स दिस हमारे पास और भी बहुत सारे सॉल्वेंट्स हैं जो कि हम रिएक्शन करने के लिए यूज करते हैं। H2SO4 हुआ, NH3 हुआ, ग्लेशियल आपके पास एस्टिक हुआ, सल्फर डाइऑक्साइड हुआ, और बहुत सारे अदर नॉन मेटल हैलाइड सॉल्ट्स होते हैं जिनको हम एक्सटेंसिवली यूज करते हैं एज अ सॉल्वेंट। नाउ व्हाई? बिकॉज ऑल ऑफ these solvents have their own केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। इनका सारे का अपना केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं, जिससे ये सॉल्वेंट्स आपकी वाटर से इनको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। नाउ व्हाट वी मीन बाय नॉन एक्वा सॉल्वेंट? जब आप वाटर एज अ सॉल्वेंट लेंगे, हम इसको क्या लिखेंगे? दिस इज एक्वा सॉल्वेंट। नाउ हमारा जो टॉपिक है वो हम नॉन एक्वा सॉल्वेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। नॉन एक्वा सॉल्वेंट क्या है? सो कोई भी सॉल्वेंट अदर देन अगर वाटर होगा, ऐसे सॉल्वेंट्स को हम क्या कहते हैं? नॉन एक्वा सॉल्वेंट। सो एनी सॉल्वेंट other than water is known as non-aqueous solvent. So non-aqueous solvent can be hexane, it can be benzene, it can be CCl4, ये हमारा H2SO4 हो सकते हैं, अमोनिया हो सकते हैं, एसिटिक एसिड हो सकते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड हो सकते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो सकते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड हो सकते हैं। कोई भी ऐसा सॉल्वेंट वाटर के अलावा अगर कोई सॉल्वेंट होंगे, उनको हम नॉन एक्वा सॉल्वेंट कैटेगरी में क्या करते हैं? क्लासिफाई करते हैं। Besides it, the solvent should be not an organic compound. ऐसे लिक्विड्स को हम क्या कहते हैं? नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स कहते हैं, जिसमें अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फ्यूर क्लोराइड, फॉस्फोरल क्लोराइड, एंटीमनी ट्राइक्लोराइड, हमारे पास H2SO4 है, हमारे पास हाइड्रोजन फ्लोराइड है, जो कि अदर इनऑर्गेनिक एसिड्स है, जिनको हम क्या कहते हैं? नॉन एक्वस सॉल्वेंट कहते हैं। एंड दिस नॉन एक्वस सॉल्वेंट आर नाउअडेज highly or extensively be used in research, chemical research and industries for carrying out different chemical reactions. So अब हमें ये पता चल रहा है कि भाई सॉल्यूट के साथ साथ सॉल्वेंट की प्रॉपर्टीज को भी जानना बहुत जरूरी है while deciding a chemical reaction. इट इज नॉट ओनली द सॉल्यूट, ये हमारे पास सिर्फ सॉल्यूट ही नहीं है जो कि आपकी प्रोडक्ट को डिसाइड करेंगे। द सॉल्वेंट हैज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिसाइडिंग द फेट ऑफ द प्रोडक्ट, कि जब आप दो चीज के बारे में रिएक्शन करोगे तो क्या प्रोडक्ट बनेंगे, सॉल्यूट के साथ साथ सॉल्वेंट का भी क्या रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज रहते हैं। तो ये हमें जान के जानना है कि भाई सॉल्वेंट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और द सॉल्वेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन डिसाइडिंग ए केमिकल रिएक्शन। तो यहां पे हमें ये जान के जाना है। Now, the first question then will arise then, why we need a solvent for reaction? क्यों जब दो सॉल्यूट एक दूसरे के साथ आप जब कंबाइन करोगे तो क्या रिएक्शन नहीं होगा? रिएक्शन होगा, बिल्कुल रिएक्शन होगा। जब आप दो सॉल्यूट को डिपेंडिंग ऑन द रिएक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूट 1 and solute 2, there will be the formation of the product. Then why there is a need of solvent? क्यों जरूरत पड़ा भाई सॉल्वेंट के? So solvent has some important role in a chemical reaction. बहुत अच्छा केमिकल रिएक्शन रोल होते हैं केमिकल रिएक्शन में। Few important properties or factors which will influence in a reaction by the solvent are, the first thing is that जब आप सॉल्यूट को लेट्स से इस सॉल्यूट को इस सॉल्वेंट में डिसॉल्व करोगे, वी नो दैट in solvent the solute will exist either in the form ions, in the form of atoms or in the form of molecule. इस तरह आपकी सॉल्वेंट में जब आप ऐड करोगे तो ये आयन्स एटम मॉलिक्यूल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और ये आपका एक सॉल्यूशन बन जाते हैं। तो सॉल्वेंट का जो एक पहला जो इंपॉर्टेंट रोल होते हैं वो it achieves its maximum or the ultimate surface area.
जितना ज्यादा सरफेस एरिया होंगे, मोर विल बी द चांसेस ऑफ द रिएक्शन बिटवीन द टू सॉल्यूट। तो इसीलिए सॉल्वेंट का जो पहला इंपॉर्टेंट रोल होते हैं, इट इज टू इंक्रीज द और टू अटेन द मैक्सिमम सरफेस एरिया ऑफ द सॉल्यूट सो दैट द सॉल्यूट कैन react with each other। तो ये पहला सॉल्वेंट का रोल है किसी भी केमिकल रिएक्शन में। The second important role, it accelerates the rate of reaction। जब सरफेस एरिया ज्यादा होंगे, जब एटम्स मॉलिक्यूल वेल अपार्ट होंगे एक दूसरे के साथ, सो दैट द सॉल्यूट कैन, अब देखो ये आपका एक सॉल्यूट है, जब ये आप इसको सॉल्वेंट में ऐड करोगे, the solute molecule will separate into the respective ions, so we can say there is an increasing in the surface area, so that there will be the possibility of interaction between these two solute, so that the rate of the reaction will become faster, or we can say there is a higher chances of the reaction between the solute molecule। तो ये आपकी rate of the reaction को भी क्या करते हैं फास्टन करते हैं। Another important factor या other important role of the solvent in the chemical reaction। Now sometimes कुछ क्या होते हैं, कभी कभी कुछ सॉल्यूट ऐसे होते हैं जो कि हाईली रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। जब हाईली रिएक्टिव होंगे तो क्या होगा, इनको हैंडल करना क्या होंगे, मुश्किल हो जाते हैं, ठीक ना। तो अगर ऐसे दो सॉल्यूट के बीच में आपको रिएक्शन करने हैं जो कि हाईली रिएक्टिव है, तो इनकी रिएक्टिविटी को आपको कंट्रोल करने होंगे ताकि ये दोनों आपस में रिएक्ट हो, किसी दूसरे फॉरेन पार्टिकल्स के साथ रिएक्शन ना हो। तो सॉल्वेंट क्या करते हैं, इनकी रिएक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं, सो दैट द टू सॉल्यूट्स कैन बी इजीली रिएक्ट विथ ईच अदर विदाउट परफॉर्मिंग इन एनी वायलेंट रिएक्शन। सो द रिएक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूट कैन आल्सो बी कंट्रोल्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट। जब आपके पास हाईली रिएक्टिव क्या होंगे, सॉल्यूट होंगे, तो ये और एक इंपॉर्टेंट रोल है सॉल्वेंट का जो कि आपको जानना है। फोर्थ, it is possible to separate desired product from other product by using difference in solubility। solubility की बेसिस पे भी हम प्रोडक्ट को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। लेट्स से हम एक रिएक्शन कर रहे हैं A प्लस B, आपका एक प्रोडक्ट बनेंगे, सो दिस इज द प्रोडक्ट। लेट्स से A और B क्या है, इस सॉल्वेंट में सॉल्युबल है, लेकिन आपका प्रोडक्ट जो है इनसॉल्युबल है। तो आपका प्रोडक्ट क्या होगा, बहुत इजीली आप इसको क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। लेट्स से आपका रिएक्शन है A प्लस बी, बना देते हैं C प्लस डी। आपका A B C लेट्स से एक सॉल्वेंट में सॉल्युबल है, D आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट है, ये इनसॉल्युबल है। तो बेस्ड ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट यू कैन इजीली सेपरेट द प्रोडक्ट फ्रॉम द reacting species। So this is another important role of solvent in a chemical reaction। Fifth important role of solvent, many reagents are conveniently handled in solution than in pure state such as BF3। अब जब BF3 की बात करते हैं, BF3 is a highly reactive species या compound, तो इसको क्या कर सकते हैं आप, विदाउट ए सॉल्वेंट इजीली हैंडल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये बाकी मॉइस्चर के साथ या आप वाटर मॉलिक्यूल या मॉइस्चर के साथ रिएक्शन होके हाइड्रोफ्लोरिक एसिड बना देते हैं। तो इससे आपकी जो रिएक्शन में जब आप इसको किसी दूसरे सॉल्यूट के साथ रिएक्शन करेंगे, उसके बजाय ये मॉइस्चर और अदर थिंग्स के साथ रिएक्ट करके आपका कोई अनडिजायर्ड प्रोडक्ट बना देंगे। तो इनकी रिएक्टिविटी को या ऐसे हाईली रिएक्टिव सॉल्यूट को हम बहुत कन्वीनियंटली इजीली क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। सो दीज आर द 5 इंपॉर्टेंट फीचर्स या रोल ऑफ सॉल्वेंट इन एनी केमिकल रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट थिंग इज, why is water considered as the best solution solvent and what are its limitation। अब हम नॉन एक्वस सॉल्वेंट को डिस्कस करेंगे। नॉन एक्वस सॉल्वेंट को डिस्कस करने से पहले हमें वाटर को डिस्कस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वाटर इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट सॉल्वेंट। देन अगर वाटर बेस्ट सॉल्वेंट है, then why there is a need of non-aqueous solvent। क्यों जरूरत पड़ा आपकी नॉन एक्वस सॉल्वेंट की, क्योंकि वाटर जब सॉल्वेंट होंगे तो उसको तो हम एक्वस सॉल्वेंट बोलेंगे। then there are some limitations also associated with water, that's why we have to look for another alternative which is known as non-aqueous solvent। अब सबसे पहले हम देखेंगे वाटर को हम बेस्ट सॉल्वेंट क्यों मानते हैं। सबसे पहला फीचर वाटर की, अगर हम स्टैंडर्ड कंडीशन में देखें
वाटर हमारा लिक्विड स्टेट में मिलते हैं और हमें पता है वाटर का मेल्टिंग और फ्रीजिंग पॉइंट 0 है, मींस अबाउट 0 डिग्री सेल्सियस it will start melt and forming liquid. Below 0 degree Celsius, it will form ice and will exist in solid state. And its boiling point is 100 degree Celsius. अब देखो 0 से 100 तक पूरे 100 डिग्री का फर्क है, जिस रेंज में आपका वाटर जो है लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे। अब जब लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे, हम इजीली क्या कर सकते हैं, लिक्विड स्टेट में एज अ सॉल्वेंट इसमें रिएक्शन कर सकते हैं। So we can say water has a very broad liquid range that is 0 to 100 degree Celsius. इसे इजीली आप इसको एज ए सॉल्वेंट यूज कर सकते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस तक इजीली वाटर में आप रिएक्शन कर सकते हैं, इसीलिए इसको वन ऑफ द बेस्ट सॉल्वेंट कंसीडर करते हैं। इसके साथ साथ ये बहुत इजीली प्योर स्टेट में प्रेजेंट रहते हैं और एज कंपेयर टू अदर सॉल्वेंट इट इज वेरी चीप, इसीलिए इसको हम अगेन बेस्ट सॉल्वेंट कंसीडर करते हैं। इट हैज अ वेरी हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसका बहुत डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है, अराउंड 78.5 डिग्री होते हैं इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, 825 डिग्री सेल्सियस। ऑलमोस्ट रूम टेम्परेचर पे इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, बहुत ज्यादा है, 78.5 है। सो इट एक्चुअली रिड्यूस द बाइंडिंग इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ आयन। अब देखो फोर्स और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बीच में जब हम रिलेशन देखेंगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटर आयनिक और इंटर एटॉमिक फोर्स। उससे क्या होगा, जितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होंगे उतना इंटर आयनिक फोर्स कम होंगे। इंटर आयनिक फोर्स कम होने पे ये इजीली आयंस को क्या कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं या सेपरेट कर सकते हैं। दैट्स व्हाई वाटर is considered to be is a best polar solvent. So इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होने की वजह से इंटर आयनिक फोर्स कम होते हैं, जिससे इजीली आयंस क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं और ये पोलर सॉल्वेंट को इजीली क्या कर देते हैं, डिसॉल्व कर देते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ वाटर, इट इज ए न्यूट्रल सॉल्वेंट। ये एक न्यूट्रल सॉल्वेंट है, ना एसिडिक है ना बेसिक है। आप अपनी मर्जी के हिसाब से इसको एसिडिक और बेसिक बना सकते हैं, या अगर आपको न्यूट्रल कंडीशन में रिएक्शन करने हैं तो वाटर इज ए वेरी गुड सॉल्वेंट। नाउ beside all these important features, there are some important limitations also associated with water. वो क्या क्या है देखो, the first thing is that reaction involving acid stronger than H3O positive and base stronger than OH minus cannot be carried out in aqueous condition. कोई भी stronger acid than H3O plus और बेस स्ट्रॉन्गर देन OH माइनस आप एक्वस कंडीशन में रिएक्शन नहीं कर सकते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट limitation of water. Second, reaction involving stronger reducing agent cannot be carried out in aqueous solution. Why? क्योंकि जब आपका जो reducing agent stronger होगा, ये वाटर को क्या कर देंगे, रिड्यूस करके हाइड्रोजन इवॉल्व कर देंगे, बजाय कि आपकी रिएक्शन जिसको आपको रिड्यूस करना है वो रिड्यूस होने से पहले वाटर खुद क्या होंगे, रिड्यूस होंगे। इसीलिए वो आपको डिजायर्ड प्रोडक्ट देंगे नहीं, आपकी रिएक्शन में इंटरफेरेंस करेंगे, इसीलिए हम इसको एज ए सॉल्वेंट वहां पे यूज नहीं कर सकते हैं। थर्ड, a salt of weak acid and base undergoes considerable hydrolysis in water. जब भी अब एक वीक एसिड और वीक बेस की बात करते हैं, वाटर में ये क्या हो जाता है, खुद वाटर उसको क्या कर देते हैं, हाइड्रोलाइज कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं, तो आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट क्या होंगे, बनेंगे नहीं। इसीलिए ऐसे रिएक्शंस को भी आप वाटर में नहीं कर सकते हैं। सो ऑल दो वाटर हैज मेनी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज to be act as a good solvent, however there are few or numerous limitations associated with water to act as a good solvent. So इसीलिए अब अगर ऐसे रिएक्शंस को करने हैं तो ये तो आप वाटर में कर सकते नहीं है, क्योंकि ये तो वाटर खुद प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो आपको ऐसे रिएक्शंस को करने के लिए कोई और सॉल्वेंट चाहिए, एंड देयर द नॉन एक्वस सॉल्वेंट प्लेस द इंपॉर्टेंट रोल। वहां पे नॉन एक्वस सॉल्वेंट अपना रोल प्ले करते हैं, और हर एक नॉन एक्वस सॉल्वेंट क्या क्या है, अपना प्रॉपर्टी है। तो ये हुआ हमारा वाटर क्यों बेस्ट सॉल्वेंट है और क्यों वाटर का क्या क्या लिमिटेशंस है। नाउ
let's see why it is important to study non-aqueous solvent. Non-aqueous solvent को पढ़ना क्यों जरूरी है, ठीक है ना? So we can say by simply changing the solvent, the reactant may all together gives different product. सॉल्वेंट को चेंज करने पे आपका जो रेक्टेंट है वो एक अलग प्रोडक्ट दे सकते हैं, और द कंप्लीट कोर्स ऑफ द रिएक्शन में भी रिवर्सिबल, वो उल्टा हो सकते हैं, ठीक है ना? सो सॉल्वेंट का ही चेंज करने से या तो आपका प्रोडक्ट अलग हो सकते हैं या पूरा जो कोर्स ऑफ द रिएक्शन है, लेट्स से अगर A+B बनते हैं, वाटर में आपका C+B देते हैं, तो ये अगर वाटर में रिएक्शन हो रहा है, तो अगर इसको हम नॉन एक्वस सॉल्वेंट में करते हैं तो A+B C+D नहीं देंगे, हाउएवर C+D A+B देंगे. सो कंप्लीट कोर्स ऑफ द रिएक्शन चेंज होंगे बिकॉज due to the difference in solubility of A and B in water and C and D in any other solvent. Now let's take some example कि एक्चुअल में कुछ होता है या नहीं होते हैं. जब आप अमोनियम क्लोराइड NH4Cl और लिथियम नाइट्रेट की रिएक्शन करते हैं वाटर के अंदर, तो यहां पे कोई रिएक्शन इन दोनों के बीच में नहीं होते हैं. यहां पे हमने रिएक्शन लिखा हुआ है NH4 plus LiNO3, water की प्रेजेंस में there will be no reaction occurs between the ammonium chloride and lithium nitrate. However, इन्हीं दो रिएजेंट्स को, अमोनियम क्लोराइड एंड लिथियम नाइट्रेट को, जब हम लिक्विड अमोनिया इज द सॉल्वेंट इन दोनों के बीच में रिएक्शन करते हैं, तो आपको एक प्रोडक्ट मिलते हैं विच इज द लिथियम क्लोराइड, और इस रिएक्शन में ये जो लिथियम क्लोराइड है वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाते हैं, उसके साथ साथ आपको अमोनियम नाइट्रेट बना देते हैं. तो देखिए सॉल्वेंट का कितना इंपॉर्टेंट रोल रहते हैं किसी भी रिएक्शन को करने के लिए. यही दो रिएजेंट वाटर में बिल्कुल रिएक्शन नहीं कर रहा था. However, due to the chemical property difference between water and liquid ammonia, लिक्विड अमोनिया में ये अमोनियम क्लोराइड और लिथियम नाइट्रेट एक दूसरे के साथ रिएक्शन करके आपको लिथियम क्लोराइड प्रेसिपिटेट आउट होंगे और अमोनियम नाइट्रेट बना देते हैं. सो दिस इज why non-aqueous solvent are important. क्योंकि अगर आपको लिथियम नाइट्रेट बनाना है वाटर में तो ये बनेंगे नहीं, लेकिन लिक्विड अमोनिया में आपका लिथियम क्लोराइड क्या हो रहा है, बन रहा है. अगेन वेरी सिमिलर रिएक्शन अगर आप देखेंगे सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 और बेरियम क्लोराइड, जब आप इनकी रिएक्शन करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, आपको प्रेसिपिटेट बनता है सिल्वर क्लोराइड का, AgCl का. AgNO3 react with barium chloride BaCl2 in the presence of water is a solvent. आपको यहां पे प्रोडक्ट मिलते हैं AgCl प्लस बेरियम नाइट्रेट. However, जब हम यहां पे सॉल्वेंट को चेंज करके वाटर से लिक्विड अमोनिया लगाते हैं, ये रिएक्शन की पूरा कोर्स क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है. कोर्स मींस पूरा रिएक्शन की पाथ ही चेंज हो जाते हैं. बट देखो जैसे ही रिएक्शन को आपने वाटर से लिक्विड अमोनिया में डाल दिया, आपका सिल्वर जो क्लोराइड प्रेसिपिटेट था वो अगेन रिएक्ट होंगे बेरियम नाइट्रेट के साथ, और आपको वापस बेरियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट बना देंगे, जो कि पहले केस में रिएक्टेंट था और ये प्रोडक्ट था. अब ये रिएक्टेंट बना, जो पहले रिएक्टेंट था वो प्रोडक्ट बना. दिस इज द ब्यूटी ऑफ नॉन एक्वस सॉल्वेंट, कि जो नॉर्मल वाटर में आप रिएक्शन नहीं कर पा रहे थे वो पूरा रिएक्शन हो रहा है. जहां पे वाटर में प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा था, लिक्विड अमोनिया में वो रिएक्टेंट बनके, जो पहले रिएक्टेंट था वो प्रोडक्ट बनके आ रहा है. सो दिस इज व्हाई नॉन एक्वस सॉल्वेंट इज इंपॉर्टेंट एंड व्हाई देयर इज ए नीड टू स्टडी नॉन एक्वस सॉल्वेंट. नाउ ये रिएक्शन होता क्यों है? बिकॉज द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एक्वस एंड द नॉन एक्वस सॉल्वेंट आर डिफरेंट. That's why it is melting point, it's dielectric constant, it's polar, it is dipole, all are different if you compare aqueous solvent and non-aqueous solvent. So from this, इस एग्जाम्पल से हमें पता चल रहा है कि नॉन एक्वस सॉल्वेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्वेंट सिस्टम है और इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है केमिकल रिएक्शंस में. इसीलिए नॉन एक्वस सॉल्वेंट को पढ़ना जरूरी है. Now let's see the classification of the solvent. Solvent को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? Now
सॉल्वेंट बहुत तरीके से डिपेंडिंग ऑन दियर वेज और डिपेंडिंग ऑन दियर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, पहले हम सॉल्वेंट को क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। सो सबसे पहला वाला जो क्लासिफिकेशन होगा वो होगा बेस्ड ऑन प्रोटॉन डोनर एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट। So whether the solvent will donate a proton or whether the solvent accept a proton, जिसको हम प्रोटॉन डोनर और प्रोटॉन एक्सेप्टर कहते हैं, उसकी बेसिस पे सॉल्वेंट को हम तीन इंपॉर्टेंट कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक आपका प्रोटोनिक और प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं, दूसरा आपका एप्रोटिक और नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं, एंड द थर्ड इज एम्फीप्रोटिक और एम्फोटेरिक सॉल्वेंट होते हैं। तो क्या सॉल्वेंट इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन देंगे या प्रोटॉन एक्सेप्ट करेंगे, उनकी बेसिस पे हम सॉल्वेंट को तीन इंपॉर्टेंट कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक को प्रोटिक या प्रोटोनिक सॉल्वेंट कहेंगे, दूसरा एप्रोटिक और नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट, तीसरा एम्फीप्रोटिक और एम्फोटेरिक सॉल्वेंट। अब देखो ये प्रोटोनिक और प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होते हैं। ये प्रोटोनिक और प्रोटिक सॉल्वेंट वो सॉल्वेंट होते हैं जिनकी केमिकल फॉर्मूले में क्या होगा, हाइड्रोजन एटम होंगे, ठीक है ना। कोई भी ऐसा सॉल्वेंट, जैसे कि H2SO4 की बात करेंगे, इनमें हाइड्रोजन है। जैसे कि NH3 की बात करेंगे, इनमें हाइड्रोजन है। जैसे कि H2O की बात करेंगे, इनमें हाइड्रोजन है। तो कोई भी ऐसा सॉल्वेंट जिनकी केमिकल फॉर्मूले में अगर आपका हाइड्रोजन है, ऐसे सॉल्वेंट्स को हम प्रोटिक या प्रोटोनिक सॉल्वेंट कहते हैं। अब ये जो हाइड्रोजन इन केमिकल फॉर्मूले में प्रेजेंट है, ये क्या हाइड्रोजन को डोनेट करते हैं या हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करते हैं, इसको फर्दर हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक को हम एसिडिक और प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट कहते हैं। प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट मींस वो सॉल्वेंट जो प्रोटॉन को डोनेट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास H2SO4 है, ये जल्दी हाइड्रोजन दे देते हैं। हाइड्रोजन फ्लोराइड है, ये भी दे देते हैं। एसिटिक एसिड है, ये भी हाइड्रोजन डोनेट कर देते हैं। HCl है, ये भी हाइड्रोजन डोनेट करते हैं। तो इनकी केमिकल फॉर्मूले में हाइड्रोजन है, लेकिन ये जो हाइड्रोजन है वो ज्यादा डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं। ऐसे सॉल्वेंट्स को हम एसिडिक, क्योंकि हाइड्रोजन दे रहे हैं, या प्रोटोजेनिक मींस प्रोटॉन डोनेट करने वाले सॉल्वेंट्स कहते हैं। तो ये प्रोटिक और प्रोटोनिक सॉल्वेंट का पहला कैटेगरी है। इसी का दूसरा जो सब कैटेगरी है, इसको हम बेसिक या प्रोटोफिलिक, बेसिक मींस जो कि प्रोटॉन को ले ले, या प्रोटोफिलिक मींस जो कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं। दीज हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू एक्सेप्ट प्रोटॉन, जैसे कि अमोनिया हुआ, साइक्लोपेंटाडाइनल एमीन्स हुआ, हाइड्राजीन हुआ। ये ऐसे सॉल्वेंट्स हैं जिनकी केमिकल फॉर्मूले में हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन ये हाइड्रोजन को डोनेट करने से ज्यादा हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं। ऐसे सॉल्वेंट्स को हम बेसिक या प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट्स कहते हैं। तो ये पहला क्लासिफिकेशन है। दूसरा जो सब कैटेगरी है, इट इज कॉल्ड एप्रोटिक और नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट। एप्रोटिक मींस ऐसे सॉल्वेंट जिनकी केमिकल फॉर्मूले में हाइड्रोजन हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन नहीं होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉन प्रोटिक हुआ। लेकिन अगर हाइड्रोजन उन सॉल्वेंट्स में प्रेजेंट है, दैट सॉल्वेंट डजंट either donate nor it accept proton। ये ऐसे सॉल्वेंट है जिनमें प्रोटॉन तो होते हैं, लेकिन उनके पास ये कैपेबिलिटी नहीं होते हैं कि वो हाइड्रोजन डोनेट करें या हाइड्रोजन एक्सेप्ट करें। ऐसे सॉल्वेंट्स को हम एप्रोटिक या नॉन प्रोटॉन, एप्रोटिक मींस जिसमें प्रोटॉन नहीं है, नॉन प्रोटोनिक मींस विच डजंट हैव द कैपेबिलिटी ऑफ either डोनेट और एक्सेप्ट प्रोटॉन, जैसे कि बेंजीन C6H6 हुआ, क्लोरोफॉर्म हुआ, सल्फर डाइऑक्साइड हुआ, कार्बन टेट्राक्लोराइड, बोरोन ट्राइफ्लोराइड। अब देखो सल्फर डाइऑक्साइड, CCl4, BrF3 में तो हाइड्रोजन है ही नहीं, नॉन एप्रोटिक हुआ। लेकिन यहाँ पे क्लोरोफॉर्म में आपका हाइड्रोजन है, यहाँ पे बेंजीन में हाइड्रोजन है, लेकिन इनके पास कैपेबिलिटी नहीं है कि वो हाइड्रोजन डोनेट करे या एक्सेप्ट करे। इसीलिए ऐसे सॉल्वेंट्स को हम एप्रोटिक और नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट्स कहते हैं। इन द थर्ड कैटेगरी इज एम्फीप्रोटिक और एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक हमें पता है ये एसिड भी एक्ट कर सकते हैं, बेस भी एक्ट कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशीज।
उनकी फॉर्मूले में हाइड्रोजन होते हैं, ये डोनेट भी करते हैं, एक्सेप्ट भी करते हैं, बट डिपेंड करेंगे रिएक्टिंग स्पीशीज की नेचर क्या है. सो समटाइम्स इट कैन एक्ट एज एन एसिड, समटाइम्स इट एक्ट एज अ बेस. दैट्स व्हाई हम ऐसे स्पीशीज को क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक कहते हैं. ठीक है ना. ऐसे सॉल्वेंट्स, डिसोसिएट इजीली इनटू प्रोटॉन्स एंड एनायंस. ये प्रोटॉन और एनायन में क्या हो जाते हैं, इजीली डिसोसिएट होते हैं. सो बेस्ड ऑन द प्रोटॉन डोनर एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर प्रॉपर्टीज, पहले सॉल्वेंट को हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. प्रोटिक या प्रोटोनिक सॉल्वेंट कहते हैं, एप्रोटिक या नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट कहते हैं, एम्फीप्रोटिक या एम्फोटेरिक सॉल्वेंट कहते हैं. प्रोटोनिक फर्दर दो सब कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, एसिडिक या प्रोटोजेनिक जो कि प्रोटॉन को डोनेट करने जानते हैं, बेसिक या प्रोटोफिलिक जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करना जानते हैं. सो दिस इज द फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ solvents based on the proton donor acceptor properties. The second classification of solvents can be based on the fact that like dissolves like. इसकी बेसिस पे भी हम सॉल्वेंट को क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं. कितने कैटेगरी में, दो इंपॉर्टेंट कैटेगरी में. एक को हम कहते हैं आयोनाइजिंग और पोलर और आयनिक सॉल्वेंट, दूसरे को हम कहते हैं नॉन आयोनाइजिंग, नॉन पोलर और नॉन आयनिक सॉल्वेंट. तो ये अगेन अनदर इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्वेंट्स है बेस्ड ऑन द फैक्ट जिसको हम कहते हैं लाइक डिसॉल्व्स लाइक. तो सबसे पहले हम जानेंगे ये जो आयोनाइजिंग या पोलर सॉल्वेंट्स क्या है या आयनिक सॉल्वेंट क्या है. अब नाम से ही पता चल रहा है, आयोनाइजिंग मींस ऐसे सॉल्वेंट्स जो कि क्या होगा, पोलर होगा और आयनिक इन नेचर होंगे. तो ये इजीली क्या होगा, आयोनाइज होंगे. इसीलिए ऐसे सॉल्वेंट्स को हम क्या कहते हैं, आयोनाइजिंग कहते हैं. तो ये एक्चुअली आयनिक इन नेचर होते हैं, इसीलिए ये आयनिक कंपाउंड्स को क्या कहते हैं, डिसॉल्व करते हैं. और इसको हम क्या कह सकते हैं, पोलर भी कह सकते हैं. देयरफॉर दिस टाइप ऑफ सॉल्वेंट ओनली डिसॉल्व्स पोलर सॉल्यूट. सो दिस टाइप ऑफ सॉल्वेंट, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है किसकी, आयोनाइजिंग सॉल्वेंट की, कि आयोनाइजिंग सॉल्वेंट्स हैव द एबिलिटी टू अंडरगो सेल्फ आयोनाइजेशन रिएक्शन. These solvents have high dielectric constant. बहुत ज्यादा dielectric constant इनका क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं. Therefore, these are polar in nature and this will dissolve polar compound. अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक बात है जिसको हम कहते हैं सेल्फ आयोनाइजेशन. सेल्फ आयोनाइजेशन मीन्स ये खुद के साथ रिएक्ट होकर क्या होते हैं, आयोनाइज होते हैं. लेट्स से द सेल्फ ऑटो आयोनाइजेशन जिसे हम कहते हैं, सेल्फ आयोनाइजेशन को हम क्या कहते हैं, ऑटो आयोनाइजेशन भी कहते हैं. कैसे होते हैं, लेट्स से ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर विल गोस लाइक दिस. ऐसे होते हैं, दो मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एक दूसरे के साथ रखते होंगे, क्योंकि ये पोलर है तो जल्दी ये डिसोसिएट होंगे और यहाँ पे आपको बना डालेगा द एसिडिक, दैट इज H3O plus OH minus, that is the basic species. This is the important properties of your ionizing या polar solvent, कि वो खुद के साथ कंबाइन होके आपको क्या बना देगा, पोलर स्पीशीज बना देगा. जैसे कि ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर टेक प्लेस लाइक दिस, H2O दो मिलके H3O प्लस और OH माइनस बना डालेगा. सिमिलरली अगर हम NH3 की बात करते हैं, दो NH3 मॉलिक्यूल आपके एक दूसरे के साथ ऑटो आयोनाइज होंगे, आपको NH4 प्लस देंगे और आपका NH2 माइनस देंगे. सो दीज आर द एसिडिक एंड दीज आर द बेसिक. दीज आर द एसिडिक एंड दीज आर द बेसिक आइडेंटिटी ऑफ दिस आयोनाइजिंग सॉल्वेंट. उसी तरह अगर हम SO2 की बात करते हैं, two molecule of SO2 undergoes autoionization reaction and forms SO2 plus और एक ऑक्सीजन दूसरे को डोनेट करके SO3 माइनस बना डालेंगे. So this is how what we mean by autoionization. Auto means self ionization, खुद एक दूसरे के साथ मिलकर आयनिक स्पीशीज का बनाना. इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ऑटो आयोनाइजेशन कहते हैं. उसी तरह आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी होंगे, NH2OH विथ अनदर NH2OH मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ रिएक्ट होकर आपका क्या बना डालेगा,
NH3OH प्लस बना डालेंगे और NHOH माइनस बना डालेंगे. So these are usually called as the analogous group. इनको हम एनालॉगस ग्रुप कहते हैं. एंड दिस आर ऑल्सो कॉल्ड एज द पेरेंट सॉल्वेंट. अब ये एक दूसरे के साथ अगेन कंबाइन होकर आपका पेरेंट सॉल्वेंट बना दे लेंगे. सो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ दिस आयनाइजिंग सॉल्वेंट, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑटो आयनाइजेशन कहते हैं. और इसी ऑटो आयनाइजेशन की वजह से ये सॉल्वेंट बहुत सारे सॉल्यूट मॉलिक्यूल को क्या कर पाते हैं, डिसॉल्व कर पाते हैं. तो याद रखिएगा, आयनाइजिंग सॉल्वेंट के पास एक तो सेल्फ ऑटो आयनाइजेशन की एबिलिटी होते हैं, दूसरा इनकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं. देयरफॉर इंटर आयनिक फोर्स कम होगा क्योंकि these two are inversely proportional to each other, जिसकी वजह से ये पोलर कंपाउंड्स को क्या कर पाते हैं, डिसॉल्व कर पाते हैं. नेक्स्ट कैटेगरी इज द नॉन आयनाइजिंग या नॉन पोलर और नॉन आयनिक सॉल्वेंट. सो नॉन पोलर हमें पता है, जिसके पास ये कैपेबिलिटी नहीं होंगे कि वो आयनाइज होंगे. देयरफॉर जब आयनाइज नहीं होंगे तो नॉन आयनिक होंगे. नॉन आयनिक होंगे तो वो क्या कर पाएंगे, सिर्फ नॉन पोलर या कुछ हद तक न्यूट्रल कंपाउंड्स को क्या कर पाएंगे, डिसॉल्व कर पाएंगे, जिसकी वजह से नॉन आयनिक की वजह से ये आयनिक रिएक्शंस को इनिशिएट नहीं कर पाएंगे. Therefore, such type of solvent which are non-ionizing in nature do not ionize at all. ये बिल्कुल भी ionize क्या होंगे, नहीं होंगे. And the nature of the such solvents are like this. They have very low dielectric constant. Low dielectric constant होंगे तो क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम होंगे, फोर्स इंटर आयनिक फोर्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे. तो ये आयन्स को डिसोसिएट क्या कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे. सो दीज आर नॉन आयनिक इन नेचर. So such type of solvents also do not undergo ऑटो आयनाइजेशन रिएक्शन. जिस तरह हमने आयनाइजिंग सॉल्वेंट में देखा, ऐसा कोई ऑटो आयनाइजेशन का प्रोसेस आपके नॉन आयनाइजिंग सॉल्वेंट में नहीं होते हैं. क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम होते हैं. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम होगा, इंटर आयनिक और इंटर एटॉमिक फोर्स क्या होंगे, बहुत ज्यादा होंगे. Third category of classification can simply based on the aqueous and non-aqueous solvent. अगर water is a solvent होंगे, इसको हम क्या कहेंगे, aqueous solvent कहेंगे. अगर वाटर नहीं होंगे तो अगर वाटर होगा तो इससे सॉल्वेंट्स को हम क्या कह सकते हैं, एक्वस सॉल्वेंट कहेंगे. अगर वाटर नहीं होगा तो हम इसको नॉन वाटर सॉल्वेंट्स को क्या कहेंगे, नॉन एक्वस सॉल्वेंट कहेंगे. तो आगे हम डिटेल में ये जो नॉन एक्वस सॉल्वेंट है, इनकी कुछ एग्जांपल्स लेके इनको डिटेल में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो ये हमारा सिंपली इंट्रोडक्शन अबाउट नॉन एक्वस सॉल्वेंट, व्हाई देयर इज ए नीड ऑफ नॉन एक्वस सॉल्वेंट, what is the role of solvent in a reaction, why water is considered as a solvent, what are the limitations of water, and why there is a need to study non-aqueous solvent. non-aqueous solvent की वजह से reactivity चेंज होता है, कभी कभी पूरा कोर्स ऑफ रिएक्शन चेंज होते हैं. एंड देन वी हैव डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉल्वेंट, कि हम सॉल्वेंट को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं. तो ये हमारा पहला इंट्रोडक्टरी लेक्चर हुआ अबाउट द नॉन एक्वस सॉल्वेंट. इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंट केमिकल एंड द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सच सॉल्वेंट. इससे आपको पता चल जाएगा कि क्या डिफरेंस है बिटवीन एक्वस एंड नॉन एक्वस सॉल्वेंट. तो आज के लेक्चर को हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं.